Greetings to my all dear students. I welcome you all to the online learning platform of Agriculture Academy. I hope you all are pink in health and high in spirits. I hope you all are doing good. So, in the previous class, as we were discussing about topic noun, so we'll continue that same topic in today's class also. एंड वन मोर थिंग, ऐसा हो सकता था कि हमारी जो प्रोनाउन टॉपिक वो कल की क्लास में ही खत्म हो जाता, बट कल की क्लास में आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, नॉट नेटवर्क इश्यूज एक्चुअली, बट हाँ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो गए थे, इस वजह से आपकी क्लास ऑफ हो गई थी और आपका जो पूरा क्लास था प्रोनाउन का खत्म नहीं हो पाया था. ओके, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, सॉरी क्या, वो हम लोग आज ही क्लास में जहाँ तक खत्म कर लेंगे प्रोनाउन टॉपिक. ओके, एंड प्लीज वेलकम टू क्लास. और एक चीज और है, एक रिक्वेस्ट और है कि जितने भी लोग क्लास में रहा करें प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करें. आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगी और मुझे पढ़ाने में मजा आएगी. ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल. लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. ओके, तो इन द प्रीवियस क्लास हम लोग आई थिंक ओके, अनुज इज हियर. गुड इवनिंग अनुज, वेलकम टू द क्लास. या तो देखो, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आई थिंक हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कवर कर चुका था कि व्हाट इज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मींस ये हम लोग कल की क्लास में पढ़े हैं ऑलरेडी. तो अगर किसी को पढ़ना है तो कल की क्लास में जाके देख सकता है वो. ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं. देखो, अब नेक्स्ट है आपका, आई थिंक ओमिशन भी हम लोग ने पढ़ चुका होगा, है ना. ओमिशन हम लोगों ने पढ़ा है कि ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. व्हाट इज ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. आई थिंक पढ़ा रहे तो खत्म हो गया था ये चीज में, वो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो गए थे, इसलिए आज हम लोग ओमिशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ओमिशन. ओमिशन होता क्या है, कहते क्या है ओमिशन को. तो इन द सिंपल वर्ड्स, whenever you remove something from anywhere, that is omission. जब भी आप किसी भी सेंटेंस में से कोई एक स्पेसिफिक चीज रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो उसको आप कहते हो ओमिशन. मतलब या तो ओमिट करना. ठीक है, जैसे होता है ना, ऐसा एक सेंटेंस होता है, कई जगह होता है, बोला जाता है ओमिट योर मिस्टेक्स, फिर ओमिट द मिस्टेक्स, मतलब अपनी मिस्टेक्स को हटाओ, अपनी मिस्टेक्स को काटो यहाँ से. ठीक, तो वही होता है आपका ओमिशन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कब कब ओमिट किए जाते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस कब कब रिमूव किए जाते हैं, हटाए जाते हैं. अब सिंपल सा ओमिशन का मतलब समझो क्या, रिमूवल ऑफ relative pronouns. Okay, so let's start. In some sentences, relative pronouns are used as an object for verbs or prepositions. So in these cases, generally relative pronouns are omitted. देखो, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन या फिर वर्ब्स के क्या, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जानते हो क्या होता है ना, तो जो आपका वर्ब है या फिर आपका जो प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट की तरह कभी कभी यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन. तो उस केस में क्या होता है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देते हो, मींस हटा देते हो. हम एग्जांपल देखते हैं. क्या है एग्जांपल. दिस इज द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे. ये वही बैग है जिसको हमने कल खरीदा था, जिसको मैंने कल खरीदा था. तो यहाँ पर देखो, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट की तरह के यूज हो रहा है. जो आपका ऑब्जेक्ट है बैग, उसके लिए यूज हो रहा है, बिकॉज सब्जेक्ट तो आई है और बैग आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के लिए दैट यूज हो रहा है. देयरफॉर हम लोग इस दैट को ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और दिस इज द बैग आई बॉट यस्टरडे आपका राइट इंप्रूव ओमिटेड सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द मैन whom I met yesterday is very intelligent. जिस मैन से मैं कल मिला था वो बहुत इंटेलिजेंट था. तो यहाँ पर देखो, मैन ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के लिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन whom यूज हो रहा है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है.
तो क्या है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देंगे। तो देयरफॉर हम लोग इस सेंटेंस में से होम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करके नया सेंटेंस फॉर्म करेंगे, जो कि बनेगा द मैन आई मेट यस्टरडे इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, is it clear what is omission of relative pronoun and when will the relative pronoun be omitted? Is it all clear to you all? Yes or no? Is there only Anuj in the class? Is only Anuj attending a class? No one else is attending a class? Only Anuj is answering to my questions, no one else. If you will not answer, then I will consider the answer of a single child only that's answering. Okay, so therefore, okay, Satyendra is also said yes, ma'am. Okay, then we can move ahead then. Okay, moving on next slide. Next is exclamatory pronouns. There are some pronouns which are called as exclamatory pronouns. आप लोग ने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आई थिंक 6 टाइप्स सेंटेंसेस पढ़े होंगे। क्या क्या? इंपरेटिव पढ़ा है, पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ाऊंगी मैं, है ना? इंपरेटिव है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है और एफर्मेटिव है और नेगेटिव है। ठीक, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम उसको अपने इमोशंस शो करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ह्यूमन के, जिसमें हमारे इमोशंस शो हो, हमारे भाव व्यक्त हो, उनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। ठीक है, अब देखो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन सिंपल सा है, द प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, मतलब ऐसे प्रोनाउंस जिनको एक्सक्लेमेशन की तरह यूज किया जाए, जिनको अपना इमोशन शो करने के लिए यूज किया जाए। एग्जाम्पल, व्हाट यू डोंट नो रस्किन बॉट, मतलब यहाँ पे देखो क्या तुम ऐसे बोल रहे क्या तुम्हारे साथ क्या हो गया, क्या तुम क्या कह रहे हो, है ना? क्या तुम बनारस नहीं गए कभी? ऐसे होता है ना, मतलब बहुत सरप्राइज, तो क्या तुम रस्किन बॉन्ड को नहीं जानते? इस सेंटेंस का वही मतलब है। तो यहाँ पर देखो ये व्हाट लेटर है, व्हाट प्रोनाउन, सॉरी व्हाट वर्ड है, व्हाट प्रोनाउन है, ये आपके एक्सक्लेमेशन या आपके इमोशंस को शो कर रहा है। देयरफॉर ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट यू लॉस्ट द चेन, क्या तुमने चेन खो दी? यहाँ भी हम एक सरप्राइज शो कर रही हैं, क्या ऐसा हो गया तुम्हारे साथ? तो यहाँ पर भी क्या है, व्हाट इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेशन हियर, देयरफॉर व्हाट हियर इज योर exclamatory pronoun. Okay, is it okay? So exclamatory pronoun क्या होता है समझ में आ गया? सब चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, चैट बॉक्स। ओके, तो देखो ऐसे सारे प्रोनाउंस जो आपके सरप्राइज को शो करे, या फिर आपके गुस्से को शो करे, आपके हैप्पीनेस को शो करे, आपके सॉरो को शो करे, सैडनेस को शो करे, ये सारे ही आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस हैं। ओके, इट्स क्लियर? यस और नो, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आर ऑल दीज थिंग्स क्लियर टू यू? आई एम वेटिंग। ओके, सत्येंद्र सिंह यस मैम। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका होता है क्या, इट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज योर इट प्रोनाउन। ठीक, अब इट क्या होता है? इट जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम जिस प्रोनाउन से डिनोट करते हैं वो होता है इट। ठीक है, और इट कभी कभी एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी यूज होता है, मतलब किसी अननेम्ड ऑब्जेक्ट का
इंट्रोडक्शन देने के लिए, सॉरी, अननेम्ड सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी आपका इट प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इट इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट फॉर एक्सप्रेसिंग time, weather, temperature, distance, and other natural objects. In these cases, it is called as empty because it has no certain meaning. अब देखो, हम बोलते हैं ना, it is raining outside, है ना, it is very hot, it is 12 o'clock, it is summers. तो यहाँ पर देखो it का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर it क्या है, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इट का कोई मतलब नहीं है। दो हमको एक सेंटेंस को फ्रेम करना है, दो एक सेंटेंस में हमको एक सब्जेक्ट देना ही देना है, तो इसीलिए हम लोग वहां पर इट का यूज करते हैं। दो वहां पर इट का कोई भी मतलब नहीं होता, देयरफॉर इस सब केसेस में हम इट को क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं, मींस खाली कहते हैं, जिसका कोई भी सर्टेन मीनिंग नहीं होता। बस हमें एक सब्जेक्ट देना होता है, सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है, तो हम लोग लिख देते हैं यार इट इज रेनिंग, बट यहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज रेनिंग, यहाँ पर देखो इट आपका जो वर्ड है इसका कोई भी स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं मेंशन्ड है, इट का कोई मतलब नहीं, बट स्टिल ये सेंटेंस फॉर्म करने में यूज हुआ है। Therefore, we can say कि हाँ, here it is an empty pronoun because it has no certain meaning. Okay? It is morning. Here also it का कोई भी मतलब शो नहीं हो रहा है, तो it here is empty because it has no meaning. दो बस हमें सेंटेंस को एक सब्जेक्ट देना था, सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म करना था, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर it का यूज किया है। नेक्स्ट है it is winter. इट इज 6 o'clock. देखो यहाँ सब जो है इट एकदम खाली है, इट का कोई मतलब नहीं है, बस एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट यूज हुआ है, देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी प्रोनाउन है। समझ में आया कि इट का क्या क्या यूज होता है, व्हाट इज इट। और कभी कभी ऐसा भी होता है, चलो ये तो ये रहा आपका एक रूल। सेकेंड थिंग ये भी है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भी डिनोट करने के लिए आपको इट का यूज करते हैं, मतलब आई थिंक जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको डिनोट करने के लिए आप इट का यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। If it is clear, then only I can move ahead, otherwise I'll not. Okay, ahead. Okay, Anuj is saying ahead. Anuj is not. Anuj ये नहीं कह रहा है कि yes ma'am clear. Anuj कह रहा है आगे, ahead. चलिए, आपका रूल नंबर 2 है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इंफिनिटिव, gerund एंड क्लॉज। आपका जो एक प्रोनाउन होता है ये इंफिनिटिव के साथ भी यूज होता है, gerund के साथ भी यूज होता है, प्लस क्लॉज के साथ भी यूज होता है। इंफिनिटिव मैंने बताया था क्या होता है, जब भी आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब भी यूज होगा तो वो आपका इंफिनिटिव है। तो इंफिनिटिव के साथ टू यूज होता है, वो इट यूज होता है। देन gerund क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, जहां जहां भी वर्ब के साथ आईएनजी लिखा है, रनिंग, स्विमिंग, डूइंग, टीचिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सारे ही आपके क्या है, gerund है। नेक्स्ट है आपका क्या, क्लॉज। क्लॉज मतलब क्या, कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज इजी टू सॉल्व। तो ये देखो टू सॉल्व, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है और इसके साथ आपका इट यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इट इज सेड दैट शी इज अ मैजिशियन।
तो यहाँ पर देखो शी इज अ मैजिशियन, ये पूरा एक क्लॉज है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक जादूगरनी है। तो यहाँ पर शी इज अ मैजिशियन, ये क्या है, एक क्लॉज है, और इस क्लॉज को डिनोट करने के लिए, इस क्लॉज को स्पेसिफाई करने के लिए भी यहाँ पर इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, ये रोने का कोई मतलब नहीं है। तो क्राइंग हेयर इज ग्रेंट, है ना, मैंने बताया देखो क्राई वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लिखा है, देयरफॉर इज ग्रेंट, और ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये कह सकते हैं हम कि इट जो है गेरेंट को, इन्फिनेटिव को प्लस क्लॉज को स्पेसिफाई करने में भी हेल्प करता है। ओके, क्लियर था, ये सिंपल सा है। नाउ लेट्स मूव अहेड, मूविंग ऑन नेक्स्ट रूल। ओके, rule number 3 of using it is used in a sentence as a subject to emphasize the related noun or pronoun। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में एक एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है। क्यों यूज होता है, जो उससे रिलेटेड नाउन है या प्रोनाउन है उसको एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में उसका जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जिस नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, उसको प्रेशर डालने के लिए, उसको एक फोकस शो करने के लिए आपका इट जो है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, ये वही था जिसने तुम्हारी कल मदद की थी। तो यहाँ पर देखो इस सेंटेंस का प्रोनाउन क्या है, ही है, और इट क्या है, इट जो है इस पर एक एम्फसाइज डालने, एम्फेसिस डालने के लिए यूज हो रहा है, इस पर एक फोकस डालने के लिए यूज हो रहा है। इट किसके ऊपर फोकस डालने के लिए यूज हो रहा है, ही के ऊपर फोकस डालने के लिए यूज हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कभी कभी सेंटेंस में उसके नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए भी यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है इट वॉज माई डॉग लारा whom I love so much, है ना। तो यहाँ पर देखो लारा इज अ नाउन है, और नाउन पे एम्फेसिस कौन डाल रहा है, इट। वो लारा थी मेरी डॉग जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो यहाँ पर लारा आपका नाउन है, और कौन सा प्रोनाउन यूज करके इस पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा आपका देखो एक प्रोनाउन का यूज करके लारा पर एम्फेसिस डाला जा रहा है। देयरफॉर वी कैन से कि इट जो है एक सेंटेंस में उसके नाउन और प्रोनाउन पर फोकस डालने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए भी यूज होता है। इज इट क्लियर नाउ? Rule number 3 is clear or not? Yes or no? Please let me know in the chat box. So can you move ahead then? Okay, okay. Okay, so Deng is saying, another is saying, okay, great. Then let's move ahead. Okay, next है आपका it is also used to represent any statement or clause. it जो है कोई भी स्टेटमेंट या फिर क्लॉज को शो करने में या फिर डिफाइन करने में भी यूज होता है। आपको किसी भी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक सेंटेंस, कोई स्पेसिफिक क्लॉज अगर स्पेसिफाई करना है तब भी आप इट का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिंह हैज मेड अ मिस्टेक एंड ही रियलाइजेस इट, मतलब मिस्टर सिंह ने गलती की है और उनको इस बात का रियलाइजेशन है। तो यहाँ पर देखो इट जो है ये पूरे सेंटेंस को क्या, मिस्टर सिंह हैज मेड अ मिस्टेक, इस सेंटेंस को क्या रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि हाँ इट क्या है, इट क्या है, इट वो गलती है जो कि मिस्टर सिंह ने की है। तो इट इज यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और अ सर्टेन सेंटेंस और सर्टेन क्लॉज। ओके, इज क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि इट जो है
किसी भी स्टेटमेंट को या क्लॉज को रिप्रेजेंट करने में भी हेल्प कर सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, इट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, जो गलती मिस्टर सिंह ने की है। क्लियर है आपको कि इट हम कैसे यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट अ सेंटेंस और क्लॉज? ओके, सो व्हेन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, सो दिस, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। ठीक है, आप इसको तो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ प्रॉपर आपका हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अलग से आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल में मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगी, आप इसको वहां भी देख सकते हैं, बट अब इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख लो क्योंकि जानना जरूरी है कि किस बारे में है कि दिस और इट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। ठीक है, हम दिस का कब यूज करेंगे और इट का कब यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको खुद से पढ़ लो, मैं टेलीग्राम चैनल भेज दूंगी, मैं इसको अलग से कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है और प्रॉपर हिंदी में चीज लिखी हुई है, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ हु एंड हुम। ठीक है, आप हु का यूज कब करोगे और हुम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब करोगे। द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम इज दैट हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड हुम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब देखो, बस सिंपल सा एक डिफरेंस याद रखो, हु हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, वेयर एज हुम हमेशा आपका ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट है हु यूज टू रेफर टू द पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्शन। देखो, हु जो है उस पर्सन को डिनोट, मतलब हु उस पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज होता है जो कि एक्शन कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और हुम जो है ऐसे पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज होता है जिस पर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि जय इज सर्चिंग फॉर राम, तो हु इज सर्चिंग फॉर होम, ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर जय आपका हु हो जाएगा और श्याम आपका होम हो जाएगा, क्योंकि सर्च कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, जय कर रहा है, और किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, वो श्याम के ऊपर एक्शन कर रहा है, देयरफॉर वहां पर होम हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हु वुड लाइक टू बी ऑन योर टीम, तुम्हारी टीम में रहना कौन पसंद करेगा। देयरफॉर हु यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, देयरफॉर हु है। ठीक, हुम का एग्जांपल है, टू हुम वाज द लेटर एड्रेस्ड, लेटर किसके लिए एड्रेस था, तो जिसने लेटर को एड्रेस किया था वो सब्जेक्ट है, और जिसके लिए लेटर एड्रेस हुआ था वो आपका ऑब्जेक्ट है। देयरफॉर आपने यहाँ पर लेटर किसको एड्रेस था उसके लिए आपने whom का यूज किया है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस था who और whom के बीच में। क्लियर हो गया कि आप who कब यूज करोगे और whom कब यूज करोगे। इज इट क्लियर टू यू? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। आप हु कब यूज करोगे, हुम कब यूज करोगे, मान लो कभी आ जाता है तो क्लियर है। ठीक है, आई एम सेइंग क्लियर मैम। ओके देन लेट्स, दैट्स फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। चलो, ओके,
अब है आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस फॉर योर प्रोनाउन टॉपिक। प्रोनाउन आपका खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, हमने सब पढ़ लिया प्रोनाउन में प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स, उसके अलग अलग काइंड्स के अलग अलग क्या रूल्स है, ये सारी ही चीजें हम लोग ने अब पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, सो फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस में से आपको वो पार्ट फाइंड आउट करना है जिसमें आपका एरर है, आपको एरर डिटेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैन who they thought to be a gentleman is a rogue। रोग मतलब खराब आदमी, खराब आदमी था। वो आदमी जिसको उन लोगों ने सोचा था कि वो अच्छा है, वो खराब आदमी निकला। तो क्या इस सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर है कि नहीं है, और अगर है तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, या फोर्थ पार्ट में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। और बताओ पहले ये चीज बताओ कि एरर है कि नहीं है। इज देयर एनी एरर इन एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस? टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा दिया है, आप मुझको एक क्वेश्चन का आंसर दे ही सकते हो। एट लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट दिस बेयर मिनिमम फ्रॉम यू ऑल। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। जब तक आप मुझे आंसर नहीं बताएंगे, आई विल नॉट मूव अहेड विद द क्वेश्चंस। I will end the class then if you will not answer. Please answer my questions. Sentence है आपका, the man who they thought to be a gentleman is a rogue, या फिर no error. Is there any error in any part of sentence, or if there is no error, please answer. I am waiting for answers. Okay, Satyendra is saying first part. Okay, so please Satyendra answer कि first part में क्या error है, उस error को कैसे सही किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है और उस एरर को हम कैसे सही कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो सत्येंद्र। आप मुझे ये बताना किस एरर, थोड़ा मान लिया अनुज भी कह रहे हैं, अनुज क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है अनुज। तो सेकंड पार्ट में क्या एरर है, सेकंड पार्ट में क्या एरर है और उस एरर को हम कैसे करेक्ट करेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अनुज। I was not expecting this from you all. I thought कि तुम लोग आंसर करोगे क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने अभी जस्ट पहले उसके बारे में बताया है, अभी जस्ट पहले उसके बारे में बताया है। अगर तुम लोग आंसर नहीं करो, दैट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्टिल नो आंसर्स? सत्येंद्र, यू सेड पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या एरर है, आई एम आस्किंग दैट। अनुज सेड पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या एरर है और क्यों एरर है, प्लीज लेट मी नो दिस। एटलीस्ट पैसा दिए हो तो उसका वो भी तो लो ना यार, बेनिफिट भी तो लो। मैंने तो पैसा दिया नहीं है। That's very disappointing, students. That's very disappointing. I was not expecting this at all from you all actually. क्लास में तो ये रहता है यस मैम क्लियर मैम, यस मैम क्लियर मैम, यस मैम आई हेड। तो अभी क्या है,
सिंपल सा अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा है, हु कब यूज करेंगे और हुम कब यूज करेंगे। ठीक, हु हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ओके, सत्य ने आंसर किया मुझे क्या, हु के साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। हु इज इटसेल्फ अ रिलेटिव प्रोनाउन सत्येंद्र। हु के साथ आपका कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। हु खुद में ही एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कहां से पढ़ के आ रहे हो आप? क्लासेस आप ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हु इज इटसेल्फ अ रिलेटिव प्रोनाउन डियर। हु कहां से आपका हो जाएगा? हु के साथ यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज है? दे इज नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, दे इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने भी इससे पहले जस्ट पढ़ाया है कि हु हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, वेयर एज हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, द मैन हु दे थॉट। तो यहाँ पर दे आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि किसने सोचा? दे ने सोचा। जो एक्शन डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सोच कौन रहा है? दे रहा है। और किसके बारे में सोच रहा है? तो वो द मैन के बारे में सोच रहा है। तो द मैन आपका ऑब्जेक्ट है। और हमने अभी क्या पढ़ा है? ऑब्जेक्ट के साथ हम whom का यूज करते हैं, ना कि who का यूज करते हैं। therefore यहाँ पर who का यूज इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका who की जगह whom का यूज होगा। क्लियर है ये चीज? अभी इसके जस्ट पहले मैंने पढ़ाया यूज ऑफ हु और whom। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझसे पूछिए ना कि मैम ये चीज मुझे नहीं आ रही है। दिस इज नॉट द वे। और सत्येंद्र इज सेइंग ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के साथ यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है? आप मुझे बताइए सत्येंद्र, हु के साथ यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है? वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। आई एम सीरियस अबाउट दिस। आई एम फीलिंग सॉरी कि क्या पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस which have ever been made by you. This is one of the best suggestions which have been ever made by you. So if this sentence correct contains any error or not, please answer. And if there is no error, then please say no error. Please, I'm waiting for the answers. I was totally not expecting this. क्लास में तो बोलोगे यस मैम सब क्लियर है, यस मैम अहेड मैम, ये मैम वो मैम। Satyen is saying no error. Okay, Anuj. Anuj, please answer. Actually, you know what? This part contains the error. Okay. The part number 2, question number 2 contains the error. Why? Because हम लोग ने क्या पढ़ा था? जब भी हमारे पास one of the, as well as, only, ठीक है, और as, same as, इन सब टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? उनके साथ हम that का यूज करते हैं, ना कि हम वहां पर which का यूज करते हैं।
Therefore, part number 3 contains the error. कहाँ है दिमाग तुम लोगों का? अनुज सिंह, पार्ट नंबर टू में कैसे एरर होगा? पार्ट नंबर 3 में एरर है ना कि यहाँ पर हम क्वेश्चन में दैट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द आ गया है, और जब भी वन ऑफ द, एज सेम एज वेल एज, ओनली, ये सब टाइप के वर्ड्स आए तो वहां पे क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं ना। नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट I expected. So, which part contains error? Part 1 or part 2 or part 3 or part 4, or if there is no error? Please let me know. अनुज सिंह, समझ में नहीं आया? हाँ तो अनुज, ऑफ कोर्स ये पार्ट 3 में मिस्टेक हुआ और आपने कहा है पार्ट 2 ना। पार्ट 2 तो ऑलरेडी सही है। वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सही है। गलती किसमें है आपके? पार्ट नंबर 3 में है। Which have ever been made? पार्ट 3 में गलती है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोनाउन को चेंज करोगे ना, यहाँ तो आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। पार्ट 2 में तो कुछ भी चेंज नहीं करोगे, चेंजेस तो आपके पार्ट 3 में आएंगे, प्रोनाउन में आएंगे। यहाँ तो प्रोनाउन कौन से पार्ट में? थर्ड में है। सीधी सी बात है ना। समझ में आ रहा है अनुज? यस और नो? नेक्स्ट है, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही है, पार्ट 2 सही है, पार्ट 3 में गलती है। पार्ट 3 कंटेन्स द एरर। तो मैंने क्या ऑप्शन देख लिया? मैंने खुद क्वेश्चंस बनाया, मैं कहां से ऑप्शन गलत देख लूंगी? चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। इस पे आओ, इस बताओ इस पार्ट में कोई गलती है कि नहीं है? ओके तो सत्येन ने लिखा है 3-2। देखो दिस इज, ये एक पार्ट 1 है, नॉट सच ट्रीटमेंट ये पार्ट 2 है, दैट ये आपका पार्ट 3 है, आई एक्सपेक्टेड ये पार्ट 4 है, और नो एरर ये 5th पार्ट है। ठीक, दिस इज फर्स्ट पार्ट है, नॉट सच ट्रीटमेंट सेकंड पार्ट है, दैट थर्ड पार्ट है, आई एक्सपेक्टेड फोर्थ है, और नो एरर 5th पार्ट है आपका। अब बताओ तीसरा या दूसरा? ओके सत्येन इज सेइंग 3, तो इसको आप एरर को करेक्ट करके क्या आप सही होगा इसकी जगह? दैट की जगह पर क्या सही होगा? बताओ बताओ, आई एम वेटिंग। Yes, Satyen has answered right. Great, good. At least someone has answered. यहाँ पर आपका that की जगह as होगा, क्योंकि हम लोग ने रूल पढ़ा था कि जब भी यहाँ पर सच आएगा, सच, तो सच के साथ हम हमेशा as का यूज करेंगे, ना कि that का। Therefore, part number 3 is the mistaken part, and the correct one is as will be used instead of that. Okay, is it clear? Okay, so there are 2 more questions left. May I know who you want to see, please? ठीक, और next है your state is rich but mine is poor.
ठीक, ये दोनों और क्वेश्चंस बचे हैं, तो ये है आपके क्या होमवर्क, ठीक है। दीज टू सेंटेंसेस और होमवर्क, ये सेंटेंसेस का जो होमवर्क है ये हम आपसे कल की क्लास में पूछेंगे कि क्या इसका आंसर था, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और प्लीज स्टूडेंट्स रिवाइज करते रहो क्योंकि योर एग्जाम इज ऑन द हेड, आपका एग्जाम आने वाला है। ये तो ऐसे हो रहा है मैंने कल की चीज पढ़ा के पूछ ली और आप आज भूल जा रहे हो, एग्जाम है 1 महीने बाद, फिर तो उसमें क्या करोगे, उसमें सब भूल जाओगे ऐसे तो आप लोग। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, खाली क्लासेस के भरोसे मत बैठो कि मैम पढ़ाएंगे सिर्फ उतना पढ़ेंगे, खुद की भी प्रैक्टिस, खुद का भी रिवीजन कंटिन्यू रखो क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।